हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये किसके लिए यूज़ होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को नापने के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केवल जेई एडवांस के लिए है, ना ही ये बोर्ड्स में है और ना ही ये जेई मेंस में है। आज तक इस पर जेई एडवांस में सवाल नहीं आया है, केवल कोर्स में है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर सवाल आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई आईआईटी किसी टॉपिक पर सवाल देती है तो बहुत ही सिंपल देती है। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी करके रखेंगे। हम इसके एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करेंगे और एक बेसिक लेवल का, और छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट है मतलब समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लिखने के हिसाब से नहीं है। आपको डेरिवेशन आना चाहिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड को समझने से पहले एक छोटा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम वेपर प्रेशर देखते हैं तो कब देखते हैं, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, लिक्विड और वेपर हमारे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उस वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में हमारे एक ली चैटेलियर बाबा थे, उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया था। और वो प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर सपोज मेरे पास ए रिएक्टेंट है और बीकर में रिएक्शन चल रही है और उससे मेरा बी बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे बी बनता जा रहा है मैं उसको बाहर निकालता जा रहा हूं, तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि सपोज ए प्लस बी हमारा मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सी की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम हमारा किधर की सब तरफ शिफ्ट होगा, तो किधर होगा, फॉरवर्ड। तो ऐसा करके हम पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अगर मैं सेम कह रहा हूं कि लिक्विड से मेरा क्या बन रहा है, वेपर। ठीक, और मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा वेपर बना मैंने उसको बाहर निकाल लिया वेपर को, तो क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। मतलब अब मेरा जो लिक्विड है वो ज़्यादा वेपर में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया था सपोज 1 लीटर लिक्विड। ठीक, वो कुछ वेपर में बना और सपोज मैंने मान लिया कि वो 100 ml वेपर में बन गया, रैंडम ले रहा हूँ। ठीक, 900 ml बचा। ठीक, फिर मैंने क्या किया, जो 100 ml वो वेपर में बना था उस पूरे 100 ml को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक, तो फिर से क्या होगा, फिर से ये 100 ml इधर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, 100 या जो भी उससे कम जितना भी होगा। ठीक है, मतलब अब ये मास 900 नहीं रह जाएगा, 900 से कुछ कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से वो वेपर में चेंज हो गया। ठीक, तो इक्विलिब्रियम को फिर से शिफ्ट करने की वजह से मेरे लिक्विड का जो मास है वो क्या हो गया, कम। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम अपने ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में लगाएंगे। देखो कैसे, चलो। तो देखो, सबसे पहले सेटअप को समझते हैं क्या है। 2 मैंने जार लिए हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या भरा हुआ है, प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, सबका वॉल्यूम सेम है। ठीक, प्योर सॉल्यूशन भरा हुआ है। और सॉल्यूशन किस टाइप का है, मेरा प्योर सॉल्वेंट, और उसमें मैंने अपना कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। ठीक, फिर 2 जार और हैं जिसमें क्या भरे हुए हैं, मेरे प्योर सॉल्वेंट। ठीक, पानी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एसीटोन, कुछ भी, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहां से मैं क्या पास कर रहा हूं, ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब सूखी एयर। अरे एयर तो सूखी ही होती है ना, नहीं, मॉइस्ट एयर भी होती है, मतलब उसमें कुछ ठंडकपन सा होगा। ठीक है ना, कुछ नमी सी होगी उस एयर में, जैसे बरसात के मौसम में होती है ना, लगभग लगभग, है ना। तो वो एयर कैसी होती है, मॉइस्ट एयर होती है। और ड्राई एयर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, तो वो कैसी होती है, बिल्कुल ड्राई एयर होती है ना। उसमें मॉइस्ट का बहुत कम प्रपोर्शन होता है, या कह लो कि बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी हमने ड्राई एयर ली जिसमें मॉइस्ट जो प्रपोर्शन था वो बिल्कुल 0 था। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, मैंने इस ड्राई एयर को यहां पर पास करना शुरू किया पहले जार में। ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, यहां पर मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के कुछ वेपर्स भी बन रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा, मेरी जो ड्राई एयर है वो उन वेपर्स के साथ सैचुरेट होना चाहिए। मतलब ड्राई एयर की एक टेंडेंसी होती है, ऐसा मान लो कि वो अगर उसको कहीं पर वाटर वेपर्स दिखेंगे तो वो उनको अपने आप में एब्जॉर्ब करना चाहिए। कब तक करेगी, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। सैचुरेट का मतलब जब तक उसमें और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की ताकत ना बचे। ठीक, तब तक वो वाटर वेपर्स को क्या करती रहेगी, एब्जॉर्ब करती रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही ड्राई एयर पास करा उसने वीकर के ऊपर, जो जार के ऊपर जितने भी वाटर वेपर्स थे उनको एब्जॉर्ब करना शुरू किया। ठीक, यहां पर वेपर प्रेशर कितना होगा,
यहाँ पर वेपर्स कितने बन रहे होंगे, ये वाली बात किससे पता चलेगी, ये वाली बात पता चलेगी कि मेरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। ठीक, जितना वेपर प्रेशर होगा उसी के हिसाब से क्या बनेंगे, कुछ वेपर्स बनेंगे। ठीक है, जनरली हम गैस एक ऐसी लेते हैं जो हमारे सॉल्यूशन के ऊपर से सारे वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अगर मेरे सारे सॉल्यूशन के वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है मतलब इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरा सॉल्यूशन अपने वेपराइज फॉर्म में जाना शुरू करेगा। कितना कि फिर से मेरा इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन मेरा वेपर में जा रहा है, सॉल्यूशन वेपर में जा रहा है तो सॉल्यूशन का मास कम हो रहा होगा। ठीक, कितना कम होगा वो हमें किससे पता चलेगा, अपने वेपर प्रेशर से। क्यों, क्योंकि जितना वेपर प्रेशर होगा उसी प्रोपोर्शन से मेरा मास कम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड जार में क्या हो रहा है, मेरा लॉस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा पहला केस बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरी गैस यहां से पास होती हुई कहां पहुंची, सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट में क्या खेल चल रहा होगा, सॉल्वेंट में मेरा एक अलग प्रेशर होगा जो कि पिछले वाले से ज्यादा होगा। वो कितना होगा, P0 या P, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, पिछले वाले से वो प्रेशर ज्यादा है। ठीक, अब यहां पर तीन केस हो सकते हैं। हो सकता है कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा जो ड्राई एयर था वो सैचुरेट हो गया हो, है ना, और वो सॉल्वेंट के वेपर को एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। ठीक, दूसरी बात क्या हो सकती है कि हो सकता है वो सैचुरेट होने के लिए सारे ही सॉल्वेंट के वेपर को एब्जॉर्ब कर जाए। ठीक है, तीसरी बात क्या हो सकती है कि वो कुछ ही सॉल्वेंट के वेपर को एब्जॉर्ब कर पाए और वो सैचुरेट हो जाए। ठीक है, तो पहले केस में अगर उसने कुछ भी वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे कि उसका अभी भी क्या है, PS के बराबर ही है। ठीक है, अगर उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बोलेंगे, P0 प्लस PS हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ ही एब्जॉर्ब किया है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि फर्दर जो लॉस हुआ है सेकंड जार में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P0 के? नहीं। क्यों, क्योंकि सारा तो वेपर एब्जॉर्ब हुआ नहीं है, कुछ हुआ है। कुछ कितना, जो मेरा अभी एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से पुराना वाला घटा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कुछ कितना है। तो सॉल्वेंट का जो मास है उसमें डिक्रीजमेंट कितना आएगा, जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एब्जॉर्ब किया गया है। वो कैसे पता लगाऊंगा, वो पता लगेगा मेरा P में से PS घटाकर। मतलब जो सॉल्वेंट का है उसमें से मैंने पुराना वाला घटा दिया तो मेरे पास जो सॉल्वेंट के वेपर्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनका वेपर प्रेशर पता चल गया, तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, उन्हीं के फैक्टर से मैं क्या निकाल सकता हूं कि मेरे सॉल्वेंट में से कितने वेपर्स एब्जॉर्ब किए गए हैं। ठीक है, यहां पर दो केस बन गए मेरे पास। क्या, जब मैंने सॉल्यूशन से निकाला तो मैंने क्या बोला कि लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन, दैट इज P माइनस PS। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, मेरी जो गैस जो कि वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब कर चुकी है उसको मैंने फर्दर आगे पास किया, किससे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, उसके नाम में ही है डी और हाइड्रेट, मतलब जो पानी को अपने ऊपर फिर से एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, मतलब जब मैंने ड्राई एयर यहां से पास की होगी और वो इस यू ट्यूब से पास करी होगी, ठीक है, ये यू शेप्ड का ट्यूब है ना, तो हमने इसको क्या बोल दिया, यू शेप्ड ट्यूब। ठीक, इसका एक नाम भी होता है, हमारे काम का नहीं है वो नाम, छोड़ो उसको। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की पहले कहानी सुन लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो मेरी एयर से सारा पानी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब अब मेरी एयर फिर से क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक, मेरा ड्राई एजेंट अगर वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर तो अपने मास को बढ़ाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितना बढ़ाएगा, जितना इन दोनों का कंबाइन होके डिक्रीज हुआ होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जितना डिक्रीज हुआ होगा उतना ही वेपर उसने एब्जॉर्ब करे हैं, और जितने एब्जॉर्ब करे हैं उतने ही वो वापस से डिहाइड्रेटिंग एजेंट को वापस दे रहा है। ठीक, तो जितना इधर मेरे सिस्टम में लॉस हो रहा है उतना ही इधर मेरा क्या हो गया, गेन।
ठीक, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं तो ये आपको याद करने हैं। जनरली बुक्स में कौन कौन से लिखे मिलते हैं, केवल एक, कौन सा, एनहाइड्रस CaCl2, बट और भी हो सकते हैं। हाँ, कौन कौन से, मेरा CaO हो सकता है, ठीक है, ये लिख लो। IIT में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वेव कर सकते हैं मेरे एनहाइड्रस एजेंट की तरह, तो वो पता होने चाहिए। एक तो एनहाइड्रस CaCl2 हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, CaO, और क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, और भी हो सकते हैं। हाँ, एल्यूमिना, मेटलर्जी में पढ़ा होगा, क्या, Al2O3, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, 4 बहुत है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम अपने वापस से प्रोसेस पे आते हैं। क्या हुआ, मेरा वेट क्या हो गया, गेन हो गया। तो मैंने क्या बोला, जितना वेट मेरा गेन हुआ वो किसके बराबर है, या किसके प्रोपोर्शनल है, जितना मेरा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से वेट लॉस हुआ होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब मैंने वही नीचे लिखा हुआ है। अब वो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना मेरा लॉस हुआ है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दो, जितना एब्जॉर्ब हुआ है तो उतना ही वाटर वेपर मेरा क्या हुआ होगा, वहां पर एब्जॉर्ब, जितना लॉस हुआ होगा। तो लॉस कितना हुआ, पहले वाले में भाई लॉस हुआ PS का, ठीक, दूसरे वाले में लॉस हुआ P0 माइनस PS का, तो PS से PS कैंसिल, मतलब मेरा जो एब्जॉर्ब हुआ है टोटल वो कितना हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। क्यों, क्योंकि इतना ही मेरा लॉस हुआ है। ये मैं किसका बता रहा हूं, कंबाइन करके, अलग अलग क्या है उसका PS, किसका, सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का कितना, P0 माइनस PS। ठीक है, ये कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर मैं आपको एक दूसरा न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो न्यूमेरिकल ना बनना। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, मैं मानकर चलता हूं। ठीक, मैंने आपसे क्या बोला कि जो मेरा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P0 माइनस PS के। अरे गौर से देखो, क्या ये डेल्टा P है, हाँ ये डेल्टा P है, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, और जो गेन हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P0 के। क्या ये प्योर का वेपर प्रेशर है, हाँ ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। क्या है, P0 माइनस PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और P0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, तो हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, P0 माइनस PS अपॉन PS, तो उसकी अब हमें एक नई वैल्यू पता चल गई है, क्या, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हो सकता है वो फॉर्मूले में या क्वेश्चन में मुझे लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट और लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दे, है ना, और वो आपसे निकलवा ले, सपोज मोलैलिटी फाइंड कर दो मुझे सॉल्यूट की, है ना, या मुझे सॉल्यूट का मास बता दो, या फिर मुझे सॉल्वेंट का मास बता दो, या मुझे सॉल्यूट का मोलर मास बता दो, या मुझे सॉल्वेंट का मोलर मास बता दो। अब हम खोजे बैठ रहे हैं कि मुझे P0 नहीं पता, PS नहीं पता, यार कैसे निकालूं, तो उसके लिए आपको ओसवाल्ड वॉकर मेथड आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन है उसमें मुझे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो लॉस हुआ है मास वो दे रखा होगा। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला जो हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं। तो A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C, देन डेफिनेटली B इज इक्वल टू C। तो ये किसके इक्वल हो गए, इसके इक्वल, और एक हमारे पास ये नया फॉर्मूला तैयार होकर आ गया। मतलब अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ये पता है तो भी मैं इन चारों में से कोई भी चीज़ निकाल सकता हूँ। नीचे न्यूमेरिकल है, उसको देखो क्या बोल रहा है, ड्राई एयर को पास किया गया थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट का मास दे दिया गया, इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास दे दिया गया। ठीक है, मतलब अब मुझे W पता चल गया और बड़ा W भी पता चल गया। ठीक, देन इट इज पास थ्रू अ प्योर वाटर, फिर हमने उसको किससे पास किया, प्योर वाटर से, मतलब पहले मैंने सॉल्यूशन से पास किया, फिर मैंने प्योर वाटर से पास किया, ओसवाल्ड वॉकर मेथड हो गया। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर किसकी कहानी चल रही है, ओसवाल्ड वॉकर मेथड की। आगे पढ़ते हैं, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.50 ग्राम, सॉल्यूशन के जो वेट में लॉस आया वो कितना है, 2.50 ग्राम। ठीक, मतलब PS मुझे दे दिया गया। आगे क्या बोल रहा है, लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर जो आया वो कितना आया, 0.04 ग्राम, मतलब P0 माइनस
PS भी दे दिया। तो बस अब फॉर्मूले में क्या है, ये नहीं लगाना, फॉर्मूले में ये लगाना है। तो 0.04 अपॉन 2.50 इज इक्व टू 5 अपॉन m इंटू 18/80 और यहाँ से क्या निकल जाएगा m। ठीक है, मेन अब हमारे लिए कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन तो हमने पिछले लेक्चर में भर भर के की थी, हमने कितने 7-8 न्यूमेरिकल करे थे और हम सारी कैलकुलेशन करना सीख गए थे। मेन हमारे पास क्या है, हमें इस फॉर्मूले को सपोज करना आ जाना चाहिए कि हम प्रेशर को अपने वेट के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो बस यही कहता है ओसवाल्ड वॉकर मेथड। लेकिन अब इसका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जरा, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये न्यूमेरिकल बनेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक आपको सेटअप दे रखा है और उसने बोला है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तीनों में मेरे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन भरे हुए हैं। सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन भरे हुए हैं। और क्या कह रहा है, जब मैंने ड्राई एयर को पास किया तो पहले में मेरे सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का मास था वो 1 ग्राम से कम हुआ, लेकिन दूसरे में 0.5 ग्राम से बढ़ गया और फिर तीसरे में फिर से 1 ग्राम से कम हो गया। तो अब मुझे तीनों के प्रेशर का ऑर्डर बता दो, तीनों के मोल्स का ऑर्डर बता दो और तीनों के मोलर मास का ऑर्डर बता दो। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी ड्राई एयर को पास किया और मैंने क्या बोला कि पहले जार में जो मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 ग्राम से कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा मेथड क्या कहता है कि जो मेरा वेट कम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, PS के। लेकिन वेट कितना कम हुआ, 1 ग्राम, तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ग्राम। क्यों, क्योंकि PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस इन वेट और लॉस इन वेट कितना है, 1 ग्राम, तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ग्राम। ठीक, डायरेक्शनलिटी हर जगह आ रही है और वो कट जा रही है, तो हम एक तरीके से अपना रफ आइडिया ले लेते हैं कि PS इज इक्वल टू 1 ग्राम। रफ है, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ और है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी जो भी आएगी उसके हिसाब से हमारा PS होगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, चलो PS इज इक्वल टू 1 ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही ये ड्राई एयर यहां से पास करी, ठीक है, अब वो कुछ अपने साथ वेपर प्रेशर लेकर आ रही है। उसमें से क्या हुआ, जब हमने उसको सेकंड जार से पास किया तो 0.5 ग्राम गेन हो गया और वेपर तो बने ही है, तो इसका मतलब बाकी का जो 0.5 ग्राम है अब वो मेरा वेपर प्रेशर बनकर उड़ रहा है। अच्छा, मतलब PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.5, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। अब हमें किस में सोचना है, हमें प्रोपोर्शनलिटी में ही नहीं सोचना है। हम क्या बोलेंगे कि इक्वल्स टू 0.5 ग्राम। गलत है, इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन हमारा आंसर निकालेगा, हम ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल का हम मतलब समझ चुके हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है ना, अपना जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब तो हम आंसर निकाले, हमें सही चीज पता है और हम अपनी कुछ थोड़ी सी तिगड़मबाजी करके अब अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो PA किसके इक्वल था, 1 ग्राम के। PB किसके इक्वल हो गया, 0.5 के। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। क्या बोल रहा है वो, अब यहां से मैं अपने 0.5 ग्राम को क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं और इसको मैंने सॉल्यूशन में पास कर दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, 1 ग्राम का लॉस हो रहा है। जरा थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मेरा 1 ग्राम का लॉस हो रहा है और 0.5 ग्राम में ऑलरेडी उसमें भेज रहा था, तो सबसे पहले तो जो मेरा वेपर है उसने उस 0.5 को काउंटरएक्ट किया होगा और उसके बाद उसने अपने वेपर अपने एयर में प्रोड्यूस किए होंगे या जार के ऊपर प्रोड्यूस किए होंगे। मतलब एक्चुअली में जो वेपर प्रेशर का फैक्टर रहा होगा वो 1 और जो 0.5 को काउंटरएक्ट करने में लगा वो मतलब 1 + 0.5 दैट इज PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि 0.5 तो उसका पुराने वाले को काउंटरएक्ट करने में लग गया और जो नया उसने लॉस किया वो तो 1 ग्राम है ही है, तो एग्जैक्टली में जो PC था वो 1.5 रहा होगा। अब वही प्रोपोर्शनलिटी हटानी है और इक्वल टू लिख देना है। हम मान के चल रहे हैं सारे जो हमारे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे उसकी वैल्यू 1 है। ठीक, तो अब मुझे क्या पता चला, PA मेरा कितना आया था, 1 ग्राम, PB कितना आया था, 0.5 ग्राम और PC कितना आया है, 1.5 ग्राम। तो ऑर्डर पता चल गया क्या, PC इज ग्रेटर देन PA इज ग्रेटर देन PB।
ये है ऑर्डर। अच्छा, दूसरा बताओ मोल्स का ऑर्डर क्या होगा? तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने प्रेशर का ऑर्डर निकाल लिया तो मोल्स और मोलर मास का ऑर्डर तो चुटकियों में निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और चूंकि वेपर प्रेशर पीबी का सबसे कम है, इसका मतलब पीबी में मेरे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए मोल का ऑर्डर हो जाएगा NB इज ग्रेटर देन NA इज ग्रेटर देन NC। अच्छा, मोलर मास का ऑर्डर बता दो। तो अब क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसके मोल्स कम। तो फिर से जो प्रेशर का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर हो जाएगा? मोलर मास का, मतलब मोल्स का उल्टा। मतलब MC इज ग्रेटर देन MA इज ग्रेटर देन MB। मतलब क्या था कि अगर आपको प्रेशर निकालना आ गया तो आपको मोल्स का ऑर्डर भी पता चल गया और आपको मोलर मास का भी ऑर्डर पता चल गया। इंपॉर्टेंट क्या था कि क्या आपको प्रेशर निकालना आता है, और प्रेशर निकालने के लिए आपको पूरे ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो लोग फॉर्मूला रट के जाएंगे ना, उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया तो कर देंगे, बट IIT को ऐसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक, तो बस इतना ही था ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। मेंस में नहीं है, बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन एडवांस में है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्या पता कब सनक जाए कौन और कब क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा तो धर्म है पढ़ना, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्विज होते रहते हैं लगातार वहां पर। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।